नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य परिवार में, जहां मैं हर्षानंद आप सभी के लिए बिहार पुलिस का जो क्वेश्चंस है, बेसिकली जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो इसमें कवर किया जाएगा। और अगर आप सब इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% उम्मीद मानिए कि इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चंस आएगा। पहला बात। दूसरा बात कि जितने कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं रहता, कॉन्सेप्ट भी आपका टोटल ग्रामर भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है भैया, तो फटाफट लग जाना है। ठीक है ना। अब की बार वर्दी पर स्टार, जय कौटिल्य जय बिहार। फटाफट करते हैं, चलिए लग जाते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि इफ आई डैश अ बर्ड। तो देखिए भाई साहब, हिसाब किताब क्या है कि काल्पनिक बात जो रहता है उसमें झूठ बात तो झूठ टेंस, झूठ वर्ब लगेगा। तो अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, तो तुम पक्षी हो ही नहीं तो उड़ोगे कहां से, बाबा जी का ठुल्ला। तो वाज न लगेगा, वर लगेगा। बात खत्म हो गया। समझ में आया। काल्पनिक वाक्य में, काल्पनिक वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। तो काल्पनिक वाक्य पता कैसे चलेगा? इफ से शुरू होगा। जैसे कहेगा इफ ही वॉज अ किंग, तो ये भाई साहब गलत है। क्या होना चाहिए? इफ ही वर अ किंग होना चाहिए। ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले का छूट गया। इसको क्या कहते हैं? शी इज डैश ऑनेस्ट वुमेन। तो सीधा सीधा हिसाब है कि आप जानते हैं ऑनेस्ट के पहले क्या, जिस शब्द का उच्चारण हिंदी में जिसको बोलते हैं ना, जैसे ए ई आई ओ यू के साथ अरे बाबू पहले एन लगता है, समझा। लेकिन जिसका उच्चारण अ से हिंदी में अ तक होता है, अ से अ तक, उसके पहले भी एन लगता है। जैसे ऑनेस्ट है तो हिंदी में एकरा लिखेगा तो क्या होगा? अ आएगा, ऑनेस्ट, इसीलिए एन लगेगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। उसी तरीके से और भी कोई वर्ड है, जैसे मान के चलो अम्ब्रेला है, UMBRELLA, तो इसके पहले एन लगता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में अ से शुरू होता है। समझ में आया? आयर है, HEIR, तो इसके पहले भी क्या लगेगा? एन लगेगा, कि इसको हिंदी में आयर पढ़ते हैं, आयर। MLA है, MLA, तो MLA के पहले क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि हिंदी में ए से लिखते हैं, ए। तो हिंदी में लिखोगे तो अ से अ तक के बीच में जो आएगा उसके पहले एन लगेगा। बात समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो पार्ट्स ऑफ अंडरलाइन तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो सब के पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर दो। ये सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और ये वर्ब का विशेषता बतला रहे थे एडवर्ब है। तो एक में का हो गया? सब्जेक्ट जो है आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद वर्ब लग गया, और वर्ब के बाद एडवर्ब लग गया। ठीक, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो ना एक में, तो क्या हो जाता है? अगर एकर पूछेगा तो प्रोनाउन मार देना, प्रोनाउन है नहीं। एकर पूछेगा तो वर्ब, एकर पूछेगा तो एडवर्ब है, तो एकरे पूछ ले हो, तो डी करेक्ट आंसर हो जाए। तो भाई समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही इज फाउंड। देखो ये निश्चित है, जैसे कंसिस्ट ऑफ सुने होगे, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एक साथे ऑफ है लगेगा। उसी तरीके से होता है फॉन्ड ऑफ, माने शौकीन होना। अवेयर ऑफ माने सतर्क होना। तो कुछ वर्ड होता है जेकरा साथे फिक्स प्रीपोजिशन लगता है कि ऑफ ही लगेगा, और यही 4-5 गो वर्ड है ओकरे से पूछता है। तो क्या हो जाएगा? फॉन्ड के साथ ऑफ इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? और भी है, जैसे अशेम्ड ऑफ, एम्बैरेस्ड
माने शर्मिंदा होना, ऑफ, गिल्टी ऑफ, लैक ऑफ, शॉर्टेज ऑफ माने कमी होना। तो ये सब के साथ रे बाबू ऑफ लगता है, रट ले, हो गलो एगो नंबर। अगला है, अगला क्वेश्चन आता है कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस कौटिल्य जीएस के चैनल पे पढ़ा हुआ है, कितना बार पढ़ाए हैं, जब मर्जी करे, फ्री में है, जब मर्जी करे, जब देख लो उठा करके, ठीक है। वर्ब का हिसाब होता है, ये वर्ब रोट है, तो रोट का क्या है, ये V2 है, तो इधर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिटन हो जाएगा, और इधर बी का V2 तो वॉज हो जाएगा। लेटर वॉज रिटन जकरा में होगा वो ही आंसर होता, एक गो में है लेटर वॉज रिटन, हो गलो बात खत्म। जकरा ई वाला मेथड नहीं आता है कौटिल्य जीएस चैनल उठाओ, उसके ऊपर देख के पढ़ लो, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, एहू पढ़ा दिए हैं, तो ओकरा में देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदल जाता है, आई बदल जाएगा ही में, एम बदल जाएगा वाज में। ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, अब जकरा में हो आंसर लगा दे, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, सी हो तो करेक्ट आंसर, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, कहता है चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, मतलब एकरा में कौन सा सेंटेंस सही सही है वही वाला चुनना है, सब्जेक्ट और वर्ब का हिसाब किताब जो ठीक लगल होगा। तो देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ एकरा हिसाब से वर्ब लगेगा, तो हैव गलत है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ठीक है, हैज यहाँ ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट ये भी नहीं होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नियम का है, ये बड़ी नियम काम करता है, देखो जैसे नियम है कि ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऐसा कुछ भी रहेगा, तो एक बाद जो नाउन आएगा यू रहो तो बाबू प्लूरल, और एक बाद जो वर्ब आएगा ई रहो तो बाबू सिंगुलर। जैसे वन ऑफ द बॉयज हैज पास्ड द एग्जाम, तो देखो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल हुआ, हुआ कि नहीं, और ये वर्ब सिंगुलर हुआ, तो ये दोनों का हिसाब ठीक होना चाहिए, बात खत्म हो गया। आया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, टाइप ऑफ सेंटेंस। व्हाट, देख टाइप ऑफ सेंटेंस में जानता है जकरा में जो सेंटेंस नॉर्मल है फुल स्टॉप लग जाए तो ओकरा असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो V1 से ओकरा इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, आज्ञा सूचक, जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन। दूसरा अगला है जो सेंटेंस जैसे प्रश्नवाचक आ जाए एकरा में इंटरोगेटिव बोलते हैं, और जो सेंटेंस में ऐसा का आ जाए ओकरा क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी, जैसे बोलते हैं ना आउच, ऊ, आ, हुर्रे, ये सब जिसमें इस्तेमाल होता है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, विस्मय आदि बोधक वाक्य बोलते हैं, पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लगा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सी हो गया करेक्ट आंसर तुम्हारा। क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है ही इज रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी। अब देखो ये आदमी रिच है, अमीर है, तो ये तो तुमको सोच के बनाना पड़ेगा कि कोई आदमी बहुत अमीर है और है, तो क्या बोलते हैं, और वह खुश नहीं है, लेकिन खुश नहीं है बोलते हैं ना, कि अमीर है लेकिन खुश नहीं है। तो जब दो बात, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, देखो जब इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, या इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव रहे तो हम बट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर दोनों सेम सेम रहता, इधर भी पॉजिटिव रहता इधर भी पॉजिटिव रहता, तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ में आया, तो लिख लो फटाक से एंड, ये इसमें बट लगेगा, ठीक है। चलो भाई अगले सेंटेंस में आओ। दिस इज द बॉय, अब देखो यही वो लड़का है जो क्या वॉन द फर्स्ट प्राइज, यही वो लड़का है जो पहला प्राइज जीता। इसका मतलब क्या हो गया, विच का मतलब, हुम का मतलब, हुज का मतलब, हु का मतलब जो होता है। वैसे भी सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हु का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर्सन के लिए हु लगता है, थिंग्स के लिए विच लगता है, हुज माने जिसका होता है। तो यही वो लड़का है जिसका प्राइज पहला जीता है, यही वो लड़का है जो पहला प्राइज जीता है। ये आंसर होगा, ये सही है ना सेंटेंस।
तो क्या हो जाएगा, हु इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में। अगला है सिनोनिम। देख, डिलीजेंट माने क्या होता है, डिलीजेंट माने होता है मेहनती, इसका सिनोनिम एसिडस, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। डिलीजेंट माने क्या होता है भाई साहब, मेहनती। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करे वाला इंडस्ट्रियस होता है, मेहनती होता है। लेजी माने आलसी होता है। केयरलेस माने होता है बड़े केयरलेस आदमी है, बोलता नहीं है। नरेंद्र, इंडिफरेंट माने भी जिसको कोई कुछ मतलब ना रहे उसको इंडिफरेंट बोलते हैं। नरेंद्र मोदी की तरह ब्याह कर लिया, बीवी को छोड़ दिया, इंडिफरेंट आदमी है, कोई मतलब नहीं होगा परिवार से। समझ में आया, तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंट। अगला है एंटोनिम। ट्रांसपेरेंट माने क्या होता है, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट माने क्या होता है, पारदर्शी। तो ओपेक माने क्या होता है, ओपेक माने होता है अपारदर्शी। क्लियर माने क्या होता है, पारदर्शी, एक दने से दूसरे दने जो क्लियर दिखाई, जैसे पानी का क्लियर है, कजल है एकदम नीचे तक दिखाई देता तो क्लियर। विजुअल माने दृश्य, ल्यूसिड माने भी वही होता है, क्लियर। तो ओपेक आंसर हो जाएगा तुम्हारा। उल्टा सब पूछ रहा है, समझ में आया। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हु लव्स, जो आदमी किताबों से प्रेम हो जाता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं भाई, उस व्यक्ति को बिबिलियोफाइल बोलते हैं। फिलेंट्रोपिस्ट माने होता है मानव प्रेमी, जो मानव धर्म से जिसको प्रेम है उसको फिलेंट्रोपिस्ट बोलते हैं। एल्ट्रुइस्ट माने होता है परोपकारी। मिसएंथ्रोप माने होता है परोपकारी, इसको हिंदी में कहो परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट माने ये भी परोपकारी होता है। फिलेंथ्रोप माने मानव प्रेमी और परोप। मिसएंथ्रोप माने जो मानव समाज से घृणा करता है उसको मिसएंथ्रोप बोलते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव समाज से घृणा करता है उसको क्या बोलते हैं। और इसी का ठीक है उल्टा है फिलेंथ्रोपिस्ट, मतलब वह व्यक्ति जो मानव समाज से प्रेम करता है उसको फिलेंथ्रोपिस्ट या एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, परोपकारी। समझ में आया। लेकिन क्यों, क्योंकि देखो फील माने होता है लव, जहां पर फील लगे उसका मतलब होता है प्रेम, और मिस मतलब होता है घृणा। तो जहां पर मिस लग जाए उसको बोलते हैं घृणा। समझ में आया। तो जहां पर फील लग जाएगा, जैसे फिलोलॉजी, फिल माने प्रेम हो गया, लॉजी माने स्टडी हो गया, तो फिलोलॉजी माने जिसको पढ़ाई से प्रेम है। समझ में आया। मिसोलॉजी लिख दो, तो मिस माने क्या हो गया, घृणा, लॉजी माने पढ़ाई, जिसको पढ़ाई से क्या है, घृणा है, उसको मिसोलॉजी बोलेंगे। समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया, अगले की तरफ बढ़ो। अगला कहते हैं मीनिंग ऑफ द इडियम टू बीट अराउंड द बुश। देखो ई मान लो बुश है, बुश माने क्या होता है, झाड़ी। क्या होता है, झाड़ी। अब ये तुमको झाड़ी काटना है। अराउंड माने होता है चारों तरफ, तो चारों तरफ तुम झाड़ पीटो, डंडा मारो, लेकिन इसको काटवे न किया तो क्या हो गया, इन्ने होने के बात कर रहा है, मेन मुद्दा पर काम ही नहीं कर रहा है। इसी को बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। समझ में आया। बीट अराउंड द बुश माने मेन मुद्दा से हट के इन्ने होने के बात करना। तो क्या हो जाएगा, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज आता है सेपरेट का, फटाक से करके दिखाओ, फटाक से, एकदम देर नहीं करना है। क्या होता है स्पेलिंग, SEPARATE होता है प्रभु, SEPARATE। कौन वाला आंसर होगा प्रभु, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, एकदम आसान है। इतना ही आसान क्वेश्चन आएगा भी। अब की बार वर्दी पे स्टार, जय कौटिल्य जय बिहार। समझ में आया। सिनोनिम पेंसिव। पेंसिव माने होता है विचार मग्न। कोई व्यक्ति पेन, ऐसे याद करना, पेन लेके सीप कर रहा है मतलब कलम लेके आदमी ऐसे जनरली ऐसे करके सोचते रहता है, इसी को ऐसने आदमी को बोलते हैं पेंसिव, विचार मग्न, बहुत ज्यादा सोचे वाला।
तो क्या हो जाएगा, थॉटफुल। ठीक है, जॉयफुल माने जानते हो, ब्रेव एक्टिव माने जानते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है एंटोनिम एक्सोडस। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। एक्सोडस माने क्या होता है रे बाबू? एक्सोडस एक्सोडस एक्सोडस, बहुत आदमी अगर एक जगह से इंडिया छोड़ आजकल सुन रहे हैं कि इंडिया से बहुत लोग छोड़ छोड़ के इंडिया भाग रहा है, विदेश जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं एक्सोडस, माने पलायन करना। क्या करना? पलायन। तो डिपार्चर सिनोनिम हो गया। माइग्रेशन और रिट्रीट माने भी क्या होता है, कहीं से जाना। तो अराइवल, कोई पलायन कर रहा है, कोई वापस आ रहा है ना। अराइवल माने आगमन, पलायन का उल्टा आगमन होता है। अराइवल माने क्या होता है, आगमन। माइग्रेशन माने मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो इसका तो कोई चर्चा है नहीं। रिट्रीट माने भी एक कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, तो पलायन का आगमन हो गया। अगला का, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहां पक्षियों को रखा जाए, उसको क्या बोलते हैं प्रभु? बताइए जल्दी से बताइए तो प्रभु, फटाफट बोला बोला। जहां पक्षी रखल जाला ओकरा का कहल जाला? का कहल जाला? जू माने जहां जानवर को रखा जाए, एक्वेरियम जहां मछली को रखा जाए, मछली घर। मछली घर, अब ली एने से होता है, होने से अपना देख लें। एवियरी माने जहां बर्ड्स को रखा जाए, और एपियरी माने जहां बीज मधुमक्खी को रखा जाए, उसको बोलते हैं एपियरी। तो सी होगा आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए। कहता है क्वेश्चन नंबर, मीनिंग ऑफ द इडियम टू बाइट द बुलेट। बुलेट माने क्या होता है? मार दे बुलेट तो चल जेवा, समझ लो। तो बुलेट माने का होला? गोली। आ गोली चिबई बा, बाइट माने काटना, तो गोली चिबई बा, कितना कठिन काम बा, बुझला का होला? तो शूट वो संबंध तो होगा ना। फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। बी सही आंसर है, बहुत कठिनता से किसी सिचुएशन को झेलना। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, फीलिंग ऑफ इंटेंस प्लेजर और जॉय, बहुत जब मजा आए किसी काम में, उसको बोलते हैं एक्सटेसी। क्या बोलते हैं? एक्सटेसी। जिसको रोम रोम सिहर जाता है ना, उसको एक्सटेसी कहा जाता है, चरमानंद। समझ में? सौरो माने तो दुख होता है, एंगर माने गुस्सा होता है, फियर माने डर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेसी माने, मीनिंग तो सबका बाकी जानते होंगे, बताने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं? अगले पे आ जाइए। सेंटेंस है, इसमें फिल अप द ब्लैंक। देखो एक बात बताते हैं, कुछ वर्ड ऐसा फिक्स है जिसके साथ टू लगता है। जैसे 7 वर्ड याद रखना, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफेरियर, प्रायर, प्रेफरेबल, एल्डर। इसे प्रश्न रहता ही रहता है, इसके साथ हमेशा टू लगेगा। ठीक है, देन ना लगेगा। बाकी कोई कंपैरेटिव डिग्री अगर रहेगा तो उसके साथ देन लगाना है। समझ में आया? तो इसके साथ सीनियर टू। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। ये जो क्वेश्चन का सेट है उसमें से मैक्सिमम चांस है कि हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन लगभग सब आ ही जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो डिस्कशन होता है वही होता है कि पैटर्न फॉलो करवाते हैं। जितने तरह के पैटर्न आ सकते हैं संभवतः सब डिस्कस कर दे रहे हैं। तो ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है नीदर ही। अब इसमें समझना है, देखो, नाइदर प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉर प्लस सब्जेक्ट। तो जो यहां वर्ब लगेगा वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। समझ में आया? नाइदर नॉर, नाइदर प्लस सब्जेक्ट, नॉर प्लस सब्जेक्ट।
तो थोड़ा सा आपको तो थोड़ा सा हिसाब करना है। तो वर्ब इज सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, देखो नाइदर के साथ ही आया, फिर नॉर के साथ हिज फ्रेंड्स आया, तो यहाँ इसके हिसाब से वर्ब ना लगेगा, इस फ्रेंड्स के हिसाब से, नजदीक वाला सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो सी प्लूरल है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन, इफ आई हैड नोन दिस आई डैश हैव इन्फॉर्म्ड यू। ठीक है, चलिए कमेंट फटाफट करते रहिएगा अपना, लेकिन मैं क्या है कि कमेंट ऑफ करके आपको एकदम लगातार पढ़ाते जा रहा हूं, ताकि क्या रहे, जल्दी से आपका कवर हो जाए। ठीक ना? क्योंकि ऑलरेडी देखिए इंग्लिश का क्या है कि उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि कम समय में और कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट हो जाए। तो ऑलरेडी इतना सारा कुछ है ही, जीके जीएस आप देख ही रहे हैं, रीजनिंग देख ही रहे हैं, मैथ्स देख ही रहे हैं, हिंदी देख ही रहे हैं, तो इंग्लिश में थोड़ा कम समय में ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा आपको। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगला है कि आई हैड नोन दिस। देखो कोई भी सेंटेंस अगर लिखते हैं, बताओ इसमें पहले क्या होगा, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। देखो कोई भी सेंटेंस अगर लिखते हैं, जैसे मान लो ये सेंटेंस है, इसमें एक वर्ब है प्रभु, दूसरा वर्ब है प्रभु, तीसरा वर्ब है प्रभु। अगर प्रभु ये वाला वर्ब पास्ट में रहा तो ये भी पास्ट में होगा, ये भी पास्ट में होगा। ये बात समझ में आए? किसी भी सेंटेंस का अगर एक वर्ब पास्ट में है तो उसके सारे वर्ब क्या होते हैं प्रभु, पास्ट में होते हैं। ठीक है? तो इस हिसाब से प्रभु ये हैड नोन पास्ट में है, तो ये वाला भी पास्ट में होगा, यहां जो होगा इस वाले में। तो इसमें पास्ट, इसमें से कौन है, वुड है, और वुड के बाद हैव ऑलरेडी दिया है, तो हैव वाला क्यों लेंगे? समझे? वुड हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। तो सी जिन्होंने लगाया, बी जिन्होंने लगाया उनका ठीक है, बाकी सब थोड़ा ध्यान देंगे। अगले प्रश्न पे आइए। इसमें आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब डालना है। तो सब्जेक्ट आपका न्यूज है, तो न्यूज माने आप जानते हैं प्रभु क्या होता है, समाचार होता है। समाचार क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा प्रभु वो भी सिंगुलर होगा। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, वर्ब जो होता है सिंगुलर या प्लूरल कौन होता है, जैसे इज सिंगुलर है, इसका आर प्लूरल है, डज सिंगुलर है, इसका डू प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है, इसका वर प्लूरल हैज सिंगुलर है, इसका हैव प्लूरल है कि नहीं है? जिनको नहीं पता ये ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो यहां पर न्यूज के साथ इज सिंगुलर, देखिए ये प्लूरल ये प्लूरल ये प्लूरल, तो एक ही आंसर बचाना प्रभु, जिन्होंने बी लगाया है आंसर उसका ठीक है। आगे बात कर लीजिए, लो कर लो बात। ही वर्क्स हार्डली, इस सेंटेंस में यहां से यहां तक अंडरलाइन किया हुआ है, और इसके बदले में क्या होगा सही उत्तर, ये आपको बताना है प्रभु। बताइए जो फटाक से बोला, क्या हुई है? देखो मामला का बा कि एक तो वर्ड बा हार्ड और दूसरा वर्ड बा हार्डली। तो हार्ड माने होता है कठिन, और हार्डली माने होता है न के बराबर, बराबर। तो हार्ड माने कठिन होला, हार्डली माने न के बराबर होला। तो वो शी वर्क्स, वो कठिन परिश्रम करती है, बोलेंगे कि वो न के बराबर परिश्रम करती है, तो गलत हो जाएगा ना। एग्जाम पास करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है क्वेश्चन के हिसाब से, तो शी वर्क्स हार्ड होगा, है ना। शी है तो वर्क्स ही होगा। तो जिन्होंने ए आंसर लगाया उनका ठीक है, बाकी ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ही आस्क्ड मी डैश आई न्यू हिम। फिर देखिए दो सेंटेंस है, कंजंक्शन लगाना है। उसने पूछा,
कि क्या मैं उसको जानता हूं या यदि मैं उसको जानता हूं। उसने पूछा कि मैं उसको जानता हूं, ऐसा बात नहीं बोलते हैं। तो जब आस्क वाले क्वेश्चन हो तो आस्क के साथ इफ चाहे वेदर लगाते हैं। ठीक है, तो इफ चाहे वेदर लगेगा। ये समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन में फिर बताइए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश इन मुंबई। अभी समझाए थे प्रभु, बतैलियो हल अभी। अगर ठीक ठाक याद रहे, यादाश्त होगा तो बना लीजिएगा। क्या बताए थे देखिए, बताए थे कि वन ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ, ऐसा कुछ होता है तो इसके साथ जो सब्जेक्ट लगता है वो प्लूरल होता है, प्लस जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आया, सब्जेक्ट चाहे नाउन कह लीजिए, नाउन, तो नाउन आया ये प्लूरल है, और यहाँ जो वर्ब लगेगा ये सिंगुलर लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ कौन होगा? लीव्स वाला। वर्ब में एस चाहिए, एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है, ये भी जानते होंगे आप, जानते हैं ना? तो क्या हो जाएगा? लीव्स। जैसे राम है तो राम के साथ क्या बोलते हैं? डैश अ मैंगो। तो क्या बोलिएगा? ईट बोलिएगा या ईट्स बोलिएगा? जाहिर सी बात है कि राम के साथ हम लोग ईट्स लगाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है तो ईट्स सिंगुलर है। उसी तरीके से वन सिंगुलर है तो हाँ क्या हो जाएगा? लीव्स सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज अनहैप्पी। एकरा में गलती ढूंढना है, यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसमें क्या गलती है और इसका सही आंसर क्या होगा? बोला। देखो बाबू, एप्लीकेशन में हम, और चाहे आपका चैनल पे भी होगा, इंग्लिश सर्च करिएगा तो एक चीज क्या होगा कि प्रीपोजिशन पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें आपको समझाए हैं कि इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट होता है। तो इसके साथ ऑफ काहे लगाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी इन स्पाइट में ऑफ मिला करके डिस्पाइट बना, इसका मतलब डिस्पाइट में ऑफ छुपा हुआ है। समझ में आया? तो ऑफ लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया लो? तो ये वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। तो क्या कह दीजिएगा? डिस्पाइट बीइंग रिच, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच। अच्छा ये भी हो सकता था, लेकिन ये बड़ा चालाक है, इन इन स्पाइट लिख दिया है, अलग अलग लिख दिया है, तो ये गलत है। ठीक है ना? तो कोई जो सोच रहे होंगे बी वो गलत है। इन स्पाइट एक साथ लिखा जाता है, अलग अलग कर देगा तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ए करेक्ट आंसर है डिस्पाइट बीइंग रिच। समझ में आया? ही इज अनहैप्पी। समझ में लो? ऐसा भी कभी कभी होता है, जो लगाए होंगे ना ये वाला आंसर तो सोच रहे होंगे यार मेरा तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रिक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, बताइए क्या है अगला क्वेश्चन? ही प्रिवेंट्स मी डैश गोइंग। देखिए कुछ वर्ड होता है जिसके बाद जेरंड लगता है, उस फ्रॉम लगता है, जैसे प्रिवेंट हो गया, प्रिवेंट हो गया, एब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, प्रोहिबिट हो गया। इन सब के साथ भाई फ्रॉम लगता है। डिफरेंट हो गया है, इन सब के साथ फ्रॉम लगता है। प्रिवेंट माने रोकना, जानते ही हैं। एब्सटेन माने परहेज करना, ठीक है। रिफ्रेन माने परहेज करना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। प्रोटेक्ट माने बचाना, प्रोहिबिट माने मना करना,
डिफरेंट माने अलग दिखना। तो इन सब के साथ फिक्स है कि फ्रॉम ही लगेगा, कोई और वर्ड नहीं आएगा। ठीक ठीक है, तो यहां पर फ्रॉम लगा दीजिए, हो गया आंसर, बात खत्म। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूगो दब गया हो, इस पे बताइए क्या होगा, बताइए प्रभु बताइए। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर डैश। हालांकि ये सेंटेंस का क्वेश्चन पूछने का हिसाब गलत है, यहाँ क्वेश्चन में होना चाहिए था कि द पेशेंट हैड डाइड। हालांकि यहाँ तो केम ही लगेगा, V2 लगेगा, क्योंकि बाद में हुआ है। दो काम जब भूतकाल का होता है तो जो पहले हो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हो पास्ट इंडिफिनिट होता है। समझ में आया, ये याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन आता है। जैसे अगर बिफोर से जुड़ेगा तो इधर वाला और इधर वाला, इधर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इधर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आफ्टर से जुड़ेगा तो इधर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इधर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखना, ठीक है, एक से काम चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में, इसको ध्यान से रखना है, रट लेना है। ठीक है, टेंस में से अगर क्वेश्चन आता है तो यही वाला रूल आता है, कॉन्सेप्ट आता है। समझ में आया। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हालांकि यहाँ तो केम ही होगा, हेड कम नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि बिफोर से जुड़ा हुआ है। हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा उसका गलती है, ठीक है, लेकिन ऐसा पूछा है क्वेश्चन तो आपको लेना पड़ेगा आंसर अपने सही के हिसाब से, घबरा नहीं जाना है। ठीक, एक पैसेज पूछ दिया है, पैसेज पूछ दिया, 2-3 लाइन के पैसेज रहता है, से 2-3 वो क्वेश्चन रहते, तो पढ़ के देख लेते हैं। का कहता है एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली हथियार है। विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसको तुम पूरे विश्व को परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इट इज द की टू अनलॉकिंग द वर्ल्ड। ये चाबी है पूरे संसार को अनलॉक करने का, और अ पासपोर्ट टू फ्रीडम, और आजादी का पासपोर्ट भी है शिक्षा। एडुकेशन है, एडुकेशन ध्यान रखना, एडुकेशन इज नॉट मेयरली लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। सिर्फ चीजों को याद कर लेना एडुकेशन नहीं है, बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। लेकिन माइंड का ट्रेनिंग है, कैसे सोचना है, इसको एडुकेशन बोलते हैं। माइंड के ट्रेनिंग को एडुकेशन बोलते हैं, रटने को एडुकेशन नहीं बोलते हैं। पैसेज के हिसाब से आगे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन है पहला, क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट पावरफुल वेपन। सबसे पावरफुल वेपन पैसेज के हिसाब से क्या है, ऑप्शन के देखते हैं। पहला मनी, मनी का बातें नहीं किया है। अब एकरा में आदमी दो कंफ्यूज कर जाएगा, पावर में भी हो सकता है, लेकिन पैसेज के हिसाब से नॉलेज ना, देखो नॉलेज का कहीं बातें नहीं किया है, एडुकेशन का बात किया है, तो सबसे पावरफुल एडुकेशन है। पैसेज के हिसाब से आंसर देना होता है, कोई भ्रम में पड़ गया तो गलत हो जाएगा, तो नॉलेज को काटो, एडुकेशन होगा आंसर। आया समझ में ना। चलिए प्रभु अगले क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज एडुकेशन कंपेयर टू इन द पैसेज। एडुकेशन को किस चीज से पैसेज में कंपेयर किया गया है, की एंड पासपोर्ट से। की टू है ना, की है, और क्या है, पासपोर्ट टू फ्रीडम है, बात किया था ना, तो ये आंसर होगा सी। अगला है फाइंड द ऑड वन आउट। रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, इसमें से ऑड वाले ढूंढने हैं, इसमें ऑड कौन है उसको निकालो। क्या हैप्पी माने होता है खुश, सैड माने उदास, जॉयफुल माने खुश, खुश, ठीक है, मेरी माने खुश। तो बताओ ऑड वन कौन है इसमें, सैड ना, बी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सैड है। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है अ डैश ऑफ शिप। जहाज के, शिप ये माने भेड़ हो गया, तो भेड़ के झुंड को क्या बोलते हैं, बकरी के झुंड को, भेड़ के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
फ्लॉक। हर्ड ऑफ कैटल होता है, पैक ऑफ कार्ड होता है, हाउंड्स होता है, स्वार्म ऑफ फ्लाइज होता है। ठीक है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है, जैसे जूरी होता है ना, और क्लास होता है, टीम होता है, स्कूल होता है, शोल होता है, कॉन्सलेशन होता है। ये सब पूछने का संभावना इसलिए बता रहे। तो जज के, इसके जज के ग्रुप को जूरी बोलते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं, प्लेयर्स के ग्रुप को टीम बोलते हैं, मछली के ग्रुप को फिश चाहे शोल बोलते हैं, स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो याद रखना, ये वाला क्वेश्चन आता है मछली, स्कूल चाहे शोल किसके ग्रुप को, विद्यालय नहीं, यहाँ कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा में स्कूल किसको बोलते हैं, मछली के झुंड को स्कूल बोलते हैं चाहे शोल बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, रहेगा याद। आगे बढ़िए, अगला है कंप्लीट द प्रोवर्ब। कंप्लीट द प्रोवर्ब, एन एम्प्टी वेसल मेक्स द मोस्ट। एक कहावत है, अर्जल गगरी छलखत जात चाहे थोथा चना बाजे घना। समझ में आया? तो इसमें क्या है कि एम्प्टी वेसल डैश मोस्ट, तो बहुत ज्यादा आवाज करता है, द मोस्ट साउंड। तो साउंड होगा यहाँ पे, क्योंकि कहावत में नॉइज, नॉइज माने आवाज होता है, लेकिन साउंड ही कहावत में है, तो आपको आंसर साउंड ही लेना पड़ेगा। आंसर कहावत से के हिसाब से मैच होना चाहिए। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। ही डिसाइडेड टू डैश स्मोकिंग, बताइए अगर मैं फटाक से, उसने निर्णय किया स्मोकिंग को डैश करेगा। तो फ्रेज वाला क्वेश्चन है भाई ये। फ्रेज वाला में क्या होता है, अगर आप किसी चीज को छोड़ना चाहें तो उसके लिए जो फ्रेज है उसको गिव अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, अरे गिव अप कर देंगे, गिव अप कर देंगे माने छोड़ देंगे, त्याग देंगे। समझ में आया? तो ही डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग। गिव अवे माने कुछ देना होता है, गिव इन शायद होता ही नहीं है, गिव आउट माने भी वही होता है, देना। ठीक है, तो गिव अप माने छोड़ देना होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन बताइए। इसमें ग्रामेटिकल जिसमें एरर है वो वाला आपका आंसर चूज करना है, किसमें गलती है। द कैट सैट ऑन द मैट, कैट सैट ऑन द मैट, ये ठीक है सेंटेंस। शी सिंग, तो अब देखो भाई, सब्जेक्ट शी है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगेगा। अभी समझाए थे, जैसे दूसरा एग्जांपल समझो, राम है तो डैश अ मैंगो, ईट होगा कि ईट्स होगा, ईट ना होगा, ईट्स होगा। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगता है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो सिंग्स होना चाहिए। तो जबकि इसमें नहीं है, तो ये भी ठीक है, दे के साथ आर लगा है, ही के साथ रीड्स लगा है, तो ही के साथ सिंग्स नहीं लगा, दोनों ठीक। तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत सेंटेंस ढूंढने बोल रहा है, तो बी होगा आंसर। जिसका बी लगाए हैं जो उनका ठीक है। अगले आइए, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू डैश अल्कोहल। अब अभी समझाए थे हम, सबका मतलब छोड़ना होता है, अब्सटेन फ्रॉम का मतलब छोड़ना, दूरी बनाया, रिफ्रेन फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम मतलब भी छोड़ना होता है। तो सबका मतलब तो छोड़ना ही होता है, तो किसको हटाइएगा किसको लीजिएगा, सोच के बताइए। बिया हुआ है, फोटो आ जाता है 3 गो 4 गो, तो आदमी क्या सोचता है, अरे साला ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर। तो केकरा सेलेक्ट करें केकरा रिजेक्ट करें, कंफ्यूजन में आदमी पड़ जाता है। तब का सोचेगा कि जे ज्यादा दहेज दे रही हो ओकरे सेलेक्ट करो, बाकी सबके भगावा हटावा, मोह माया है सब, है कि नहीं है। तो वही वाला हिसाब है, तीनों यहाँ ठीक ही लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, डी इज द करेक्ट।
इसका मतलब ही, सब का मतलब होता है परहेज करना। तीनों का मतलब होता है परहेज करना, ठीक है। डेसिस्ट फ्रॉम माने घृणा करना होता है, दूरी बना के रखना। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड? अब चाइल्ड शब्द का प्लूरल क्या होता है भाई, बताओ। देखो प्लूरल वाला बताते हैं कुछ का। जैसे पहला है मैन होगा तो इसका प्लूरल मेन होता है, वुमेन होगा तो इसका प्लूरल वुमेन होता है, बीच में ई लगा दिए। उसी तरीके से चाइल्ड होगा तो इसका प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, ऑक्स होगा तो इसका प्लूरल ऑक्सेन होता है। तो ये तो एक तरीका हो गया। अगर दूसरा आखिरी में एफ, जैसे वाइफ होता है तो एफ ई को WIVES लगा के प्लूरल कर देते हैं। लाइफ है तो बताओ क्या हो जाएगा, LIVES, ऐसे करके प्लूरल कर दिया। तीसरा तरीका क्या है, आखिरी में वाई रहे, जैसे COPY है, ठीक है। जैसे BABY है, बेबी को क्या पसंद है, बेस पसंद है, तो COPY को IS में बदल दो, ये वाई जो है ना उसको IS में बदल दो, प्लूरल हो जाएगा बेबी, तो BABIS में बदल दो। लेकिन इसमें क्या हो, जैसे बॉय है तो इसको IS में नहीं, आखिरी में वाई रहे उसके पहले वॉवेल आ जाए। क्वेश्चन यही वाला से उठाएगा, देखना। आखिरी में वाई रहे उसके पहले वॉवेल आ जाए तब प्लूरल नहीं होगा, तब प्लूरल एस लगा के है। जैसे बॉय का बॉयज होगा, मंकी का प्लूरल क्या हो जाएगा, MONKEY। तो आखिरी में वाई उसके पहले ई है तो MONKEYS, मंकीज हो जाएगा। समझ में? तो ये सिंगुलर प्लूरल आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो गया, सी आपका करेक्ट आंसर है भाई। इसी तरीके से और भी एक दो प्लूरल होता है, उसको याद रख लेना। जैसे आखिरी में एस हो, डबल एस हो, CH हो, SH हो, चाहे O हो तो प्लस ES लगा दोगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे बेंच का प्लूरल क्या हो जाएगा, बेंचेज। मैंगो का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैंगोज। तो एकरा में भैया ये पूछ देगा, फोटो का प्लूरल, ये अपवाद है, फोटो का प्लूरल फोटोज होता है, ये पूछ देगा तो याद रखना। वीडियो का प्लूरल वीडियोज होता है, अपवाद है। ऑडियो का प्लूरल ऑडियोज होता है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है, समझ में आया। और वैसे तो नाउन में एस लगा देंगे तो प्लूरल हो ही जाएगा, जैसे बुक का बुक्स होता है, तो आप जानते ही हैं। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन सब से कभी आ सकता है क्वेश्चन। एक और होता है प्लूरल वाला इंपॉर्टेंट, वो क्या है, जैसे आखिरी में US लगा रहे, जैसे US को I में बदल दोगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे रेडियस है, फंगस है, तो रेडियस का RADII कर दो, फंगस का FUNGI कर दो, प्रभु हो जाएगा प्लूरल। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं ना। चल आगे बढ़ी, ठीक बा। नेक्स्ट बा, चूज द वर्ड दैट मीन्स अ सीक्रेट प्लान और स्कीम। जो सीक्रेट प्लान और स्कीम को क्या बोलते हैं भाई, बोल के जरा सोच विचार करके इसका सुनाइए आंसर। सर नीचे करके बोलने से आवाज थोड़ा अच्छा जा रहा होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, देखिए आइडिया माने विचार होता है, जैसे कोई आइडिया है, विचार आया। थॉट माने भी विचार होता है। नोशन माने धारणा होता है, नोशन माने धारणा। थॉट माने विचार, आइडिया माने विचार, प्लॉट माने आप जानते हैं यही सीक्रेट प्लान है। जैसे प्लॉट बोलते हैं ना, कोई क्या उसको बोलते हैं, षड्यंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा था, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो यही आंसर होगा। अगला है द सन डैश इन द ईस्ट, अभी समझाएं, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5 लगेगा। तो ऐसे भी आपने सुना होगा, अभी सब्जेक्ट सिंगुलर है, अभी तो इतना देर से यही पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो सन राइजेस होगा। हालांकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है, राइजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आया समझ में? चलिए इसी तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है, ये रहा फिल अप द ब्लैंक का, करके दिखाइए। शी डैश फॉर 2 hours व्हेन आई कॉल्ड हर। तो ये टेंस वाला टेंस पे आ गया, उस समय से नाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये टेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो एक सब हिसाब दिखाता हूं। अगर क्या, अगर वाक्य में सीन्स फॉर प्लस टाइम लगा हो तो वर्ब हैज हैव बीन प्लस V4 होगा। ये हैज हैव बीन प्लस V4 होगा, चाहे पास्ट में रहेगा तो हैड बीन प्लस V4 भी हो सकता है, पास्ट में रहेगा तो हैड बीन प्लस V4। तो यहां देखो पास्ट में है तो यहां हैड बीन प्लस V4 हो जाएगा, बी होगा सही आंसर। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। समझ में आया? पास्ट में रहेगा तो हैड बीन, और इससे प्रश्न तो ज्यादा नहीं आता, ज्यादा आता है सीन्स फॉर का यूज आता है। तो सीन्स का कहां यूज होता है? सीन्स के बाद आता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे since Monday, since 2 PM, since जनवरी। और फॉर कहां आता है? पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 2 hours, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, इस तरीके से। तो अब रटने की बात रहेगी तो रटना वटना नहीं, देख लो, देख लिए ना, रटना नहीं। क्या करना कि जिस समय का रेखा, जैसे मैथ तो आता होगा ना, तो ग्राफ पर सोचना कि जिस समय का रेखा बने ग्राफ, उसके पहले 4 लगाना है। अब जैसे मैं आपको कहूं कि 2 दिन का आप ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करो, तो 2 दिन का ग्राफ पे रेखा बनेगा, तो इसके पहले 4 लगेगा। मैं आपको कहूं कि 1947 को ग्राफ पे दर्शाओ, तो 1947 को ग्राफ पे दर्शाओगे तो एक बिंदु बनेगा, तो इसके पहले सीन्स लगेगा। तो जिसके पहले रेखा बनेगा, जिसका ग्राफ रेखा बनेगा, उसके पहले 4 लगाना है, और जिसका ग्राफ पॉइंट बनेगा, बिंदु बनेगा, उसके पहले सीन्स लगाना है। तो ये ध्यान रखना, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है ना? तो रटने वटने का जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाय द नेक्स्ट ईयर। अब एक और टेंस का हिसाब आ गया कि बाय द नेक्स्ट ईयर लगा हो तो क्या लगता है स्ट्रक्चर? बाय प्लस टाइम लगने पर तो वर्ब जो होता है वो होता है शैल विल प्लस हैव प्लस V3। फ्यूचर परफेक्ट में हो जाता है, समझ में आया? बाई द टाइम लगने पर वर्ब क्या हो जाएगा? शैल विल प्लस हैव प्लस, तो बाई द नेक्स्ट ईयर तो आई विल हैव, सी वाला होगा आंसर। ये याद रखना है कि माने अगले साल तक हम ये काम कंप्लीट कर चुके होंगे,
तो बाई प्लस टाइम लगने पर फ्यूचर परफेक्ट में जाता है। ठीक है, तो क्लास ये करवा रखा है जीएस ये ऐप पे, अगर जिसको देखना है वो डिटेल में देख सकता है, नहीं तो मैं समझा रहा हूं तो इसको ऐसे शॉर्ट में समझ ले। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होता है बाय द टाइम, तो बाय मंडे रहता है, चाहे बाय ट्यूसडे रहता है, बाय नेक्स्ट मंथ रहता है, बाय द नेक्स्ट ईयर रहता, तो यही वाला स्ट्रक्चर शैल विल प्लस हैव प्लस V3। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है? यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब कहता है कि तुम्हें अपने एल्डर्स का क्या रेस्पेक्ट करना चाहिए, मोरल सजेशन है तो शुड लगेगा, है ना, सजेशन के लिए शुड लगाते हैं। ठीक है, मोरल सजेशन माने सुझाव, सुझाव के लिए शुड का यूज होगा। अगला, ऑफर के लिए वुड का यूज होगा, वुड का यूज होगा। जब कुछ ऑफर करते हैं तो वुड लगता है, जैसे कि आप थोड़ा चाय लेना पसंद करेंगे तो वुड यू लाइक टू हैव टी बोलेंगे। समझ में आया? तुमको पढ़ना चाहिए तो यू शुड वर्क, यू शुड स्टडी। तो जब सुझाव देंगे तो शुड लगाएंगे, कुछ ऑफर करेंगे तो वुड लगाएंगे, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आइए, he dash swim across the river when he was। अब यहां देखो, क्षमता दर्शाने के लिए कैन या पास्ट में के लिए प्रेजेंट में कैन, वर्तमान में कैन लगाएंगे, पास्ट में वुड लगेगा। ठीक है, कैन माने सकना होता है, तो क्षमता जब दर्शाना हो तो यहां क्या कह रहा है? स्विम माने नदी के उस पार तक स्विम करने का क्षमता दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्षमता दर्शा रहा है तो कैन चाहे कुड लगेगा। तो सेंटेंस देखो किस में है, when he was young, जब वो जवान था, तो भूतकाल का चला गया ना, तो भूतकाल का चला गया तो पास्ट टेंस में आ जाएगा, तो पास्ट टेंस में आ जाएगा तो कैन का पास्ट कुड होता है, तो कुड ले लिया आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया जिन्होंने सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है, इस स्ट्रक्चर को भी याद रखना। क्या होता है कि इफ से अगर दो स्ट्रक्चर जुड़ेगा, सेंटेंस जुड़ेगा, तो जो इसका वर्ब है वो होगा V1 या V5, और इसका जो वर्ब है वो होगा विल, शैल, चाहे कैन प्लस V1। ये याद रखना। समझ में आया? अगर इसी को हेरा फेरी कर देगा, इसको इधर कर देगा, इसको इधर, अगर यहां ऐसे कर देगा, काल्पनिक सेंटेंस रहे तो वर्ब लगता है, बताएंगे, तो इसका वर्ब होगा तो विल शैल प्लस V1 हो जाएगा, और इसका जो वर्ब होगा वही V1 या V5 में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में, पास्ट में चलेगा तो वुड चला जाएगा, ये V2 में हो जाएगा। समझ में आया? प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर है, उल्टा फेरी करते रहता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से रख लेना है, इसको शीट को देख लेना है, एक बार रोक करके लिख लेना है। ठीक है, तो इफ इट रेन्स, इसका वर्ब किस में है? V5 है, तो यहाँ विल शैल प्लस V1 हो जाएगा, बात खत्म हो गया। अगर ये V2 होता, अगर इधर क्या होता, एक और बात समझ लो, अगर इफ के बाद दो सेंटेंस लगा है तो इसका जो वर्ब होता V2 होता, तो इधर वुड, कुड प्लस V1 लगा देते। तो तीन बात आपको समझा दी है, एक बात ये, दो बात ये, और तीसरा बात वो। ठीक है, इसका वर्ब क्या हो जाता है? वुड, कुड प्लस। समझ में आया? अगर ये V2 होता तब ऐसे कर देते। क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। कहते आई विश, फिर से काल्पनिक सेंटेंस आ गया। देखो, इफ इज इक्वल टू आई विश भी होता है। आई विश मतलब वही इफ हो गया, कल्पना है, मेरी इच्छा है कि अगर मैं राजा होता,
तो जब राजा होता, कल्पना करते हैं तो कौन सा वर्ब लगाते हैं? अभी आपको समझाए थे, पढ़ाए थे ना। क्या हो जाएगा भाई? वर हो जाएगा आंसर, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। द ट्रेन डैश बिफोर, अब ये वाला भी समझा चुके हैं, बताओ। टेंस टेंस ही चल रहा है अभी, सारे ग्रामर के टॉपिक्स कवर्ड हैं इतने क्वेश्चंस में। नारायण नारायण, बिफोर लगा है तो बिफोर से जुड़ता है तो बता चुके हैं क्या जुड़ता है, कि बिफोर से अगर दो सेंटेंस जुड़ेगा तो इधर V2 रहेगा, इधर रहेगा हैड प्लस V3 वर्ब। तो इधर हैड प्लस V3 किस में है? बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ाया हुआ है, अभी समझाया था, इसी में से देखो क्वेश्चन आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है, शी डैश प्ले द पियानो वेरी वेल। बताओ इसमें क्या होगा, बोलो। देखिए यहां पर यूज्ड टू लगेगा, क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा पियानो, देखो शी के बाद अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो डेयर्स होना चाहिए, वैसे भी या तो नीड्स होना चाहिए, और ऑट के साथ तो टू लगता है, ऑट ऑट टू प्लस V1 लगता, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों में से कोई दिया ही नहीं ऑप्शन में। तो जो बच गया आपका यूज्ड टू। तो यूज्ड टू माने ये मोडाल है, पास्ट का हैबिट्स दर्शाता है, जैसे आई यूज्ड टू प्ले वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा खेलता था, तो ये चीज आ जाता है। समझ में आ गया? बोले इंग्लिश में क्या क्या होता है भाई। चलो 1 घंटा में 50 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, आगे बढ़ो। यू डैश सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। मोडाल पे क्वेश्चन है, बताओ। डेयर टू सबमिट होगा कि नीड? यू के साथ नीड तो होगा नहीं, मस्ट, क्योंकि वर्ब लगा हुआ है ऑलरेडी, तो मस्ट होगा। यू ऑट टू सबमिट, यू ऑट टू सबमिट, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे, क्योंकि डेडलाइन दे दिया। ऑट टू भी ठीक है, देखो ये भी ठीक है, इसका मतलब होता है शुड, तो मैं, लेकिन अगर डेडलाइन दे दिया है, जैसे कोई ये ऑथोरिटेटिव बात कर रहा है, जैसे कह रहा है कि तुमको फ्राइडे तक असाइनमेंट जमा करना जरूरी है, एकदम जरूरी है, तो ऑट टू भी ठीक है, मस्ट भी ठीक है। लेकिन अब दोनों में लेना हो तो हमको मस्ट को चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल काम है, तो वहां पे एक डेडलाइन को मानना जरूरी होता है। समझ में आया? इसलिए ऑट टू लेना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, सिनोनिम विजिलेंट। विजिलेंट माने क्या होता है? विजिलेंट माने होता है बाबू सतर्क रहना। क्या होना? सतर्क। ये भी करवा रखा है, अब जब वो कैब देखोगे मेरा क्लास कौटिल्य जीएस में, तो उसमें करवाया हुआ है ये वर्ड भी, विजिलेंट भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? केयर। सिनोनिम पूछ रहे हैं ना, केयरलेस तो उल्टा हो गया। स्लीपी माने इनडिफरेंट, माने मोदी जी वाला एग्जांपल बताया ही था, ये भी गलत ही है। तो जो वॉचफुल माने क्या होता है? जो वॉचफुल, देखना, सतर्क होना, यही आंसर हो जाएगा। एंटोनी प्रोफाउंड। प्रोफाउंड माने बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा का उल्टा क्या होगा? बहुत कम। जिसमें आंसर है वो देख के बताइए। सुपरफिशियल माने ज्यादा नहीं होता है, छिछला। सुपरफिशियल माने क्या होता है? छिछला। इंटेंस माने होता है गहरा, सीरियस माने जानते हैं, डीप माने गहरा, तो ये सब तो कट गया, सुपरफिशियल। बी सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़िए। सिनोनिम ऑफ लेथार्जी। लेथार्जी माने क्या होता है भाई? लेथार्जी की तरह पड़ल रहता है, दिन भर पढ़ता ना लिखता है, भक्त, तो इसी को लेथार्जी बोलते हैं। तो इनर्जी तो उल्टा शब्द हो गया, एक्टिविटी भी उल्टा शब्द हो। ड्रॉजीनेस, ईगरनेस माने उत्सुकता, उत्सुकता, ये जानते ही हैं। एनर्जी माने जानते हैं ऊर्जा, एक्टिविटी माने जानते हैं। तो ड्राउजीनेस माने वो आलसपन होता है, आलसपन। तो लेथार्जी माने भी यही होता है, आलसपन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आया समझ में? चलो बहुत बढ़िया।
अगले क्वेश्चन पे देखो, एंटोनिम ऑफ मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस माने क्या होता है? मेहनती होता है। कोई व्यक्ति जो तुम बोलते नहीं कि बड़ा मेटिक्यूलस है, बड़ा मेहनती है, ठीक है, समझदार, मेहनती। क्या हो जाएगा? केयरफुल माने सावधान, थॉरो माने पूर्ण रूप से, थॉरो माने जैसे बोलते थॉरो स्टडी, पूर्ण रूप से स्टडी, ठीक है। तो केयरफुल होगा नहीं, केयरलेस हो जाएगा ना। प्रेसिस माने संक्षेप, संक्षिप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा मेटिकुलस का? केयरलेस, ठीक है। चलिए अगले आंसर पे आइए। अगला है सिनोनिम ऑफ प्लॉसिबल। प्लॉसिबल माने होता है क्या? जो संभव होता है, इट इज पॉसिबल। तो पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल होता है। तो इम्पॉसिबल किसमें? जिसमें इम लगा होगा, इम्पॉसिबल टाइप का जो वर्ड दिख रहा होगा वही आंसर लगा दो। अनबिलीवेबल माने अविश्वसनीय, इसका मतलब अविश्वसनीय। क्रेडिबल माने विश्वसनीय, विश्वसनीय। इम्प्रोबेबल आंसर होगा, डाउटफुल माने जानते ही हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। एंटोनिम ऑफ ऑब्लिवियन क्या होता है बताइए? ऑब्लिवियन का उल्टा शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। एक घंटा हो गया। बताइए बताइए, ऑब्लिवियन क्या होगा? ऑब्लिवियन माने देखिए वैसे होता है फॉरगेटफुलनेस, विस्मरण शक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है, विस्मरण। तो अवेयरनेस माने तो जागरूकता हो गया, फॉरगेटफुलनेस ये सिनोनिम हो गया। ऑब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, इग्नोरेंस, डिसरिगार्ड। तो उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? अवेयर होना, सतर्क होना, जागरूक होना। बाकी तीनों का मतलब तो सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला वर्ड है, बताइए मिटिगेट का मतलब क्या होता है? सिनोनिम ऑफ मिटिगेट फटाक से बताइए। 1 आवर हो गया। सिनोनिम ऑफ मिटिगेट, मिटिगेट माने कम करना, मिट्टी में मिला देना। मिट्टी माने मिट्टी में मिलाया किसी चीज का तो रुतबा कम कर दिया ना, तो मिटिगेट माने कम करना होता है। तो एक एलेविएट माने भी कम करना होता है, एग्रेवेट माने तो बढ़ाना होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कम करना है। एग्रेवेट माने उकसाना, बढ़ाना, बढ़ाना। वर्षन माने खराब करना, खराब करना। इंटेंसिफाई माने भी बढ़ाना होता है, किसी चीज को बढ़ा देना, इंटेंसिफाई, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एलेविएट, कम करना। मिटिगेट माने क्या होता है? कम करना, इसका मतलब क्या होता है? कम करना। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। एंटोनिम ऑफ होस्टाइल। होस्टाइल माने शत्रुता होता है। क्या होता है? शत्रुता। तो इसका उल्टा शब्द मित्रता होगा। अन जिसमें लग जाता है वो निगेटिव होता है। अनफ्रेंडली, फ्रेंडली का उल्टा हो गया। जैसे अनफ्रेंड कर देते ना, फेसबुक पे बोलते हैं अनफ्रेंड, जहां तक कमेंट कह लेने वाले तो अनफ्रेंड कर दो। मतलब अनफ्रेंड करना माने हटा देना, दोस्ती खत्म करना। एंटागोनिस्टिक माने भी क्या होता है? शत्रुता होता है। इसका मतलब भी शत्रुता होता है। अनफ्रेंडली माने भी शत्रुता ही होता है। बेलिगेरेंट माने भी लड़ाकू होता है, लड़ा। तो बच गया फ्रेंडली। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? जिन्होंने सी आंसर किया वो सही है। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ यूफेमेरल।
इसका बताइए यूफेमेरल मतलब क्या होता है? जो क्षणिक, जिसको बोलते हैं जैसे बड़ा क्षणिक सुख है, इसको क्या बोलेंगे? क्षणिक। क्षणिक। परमानेंट और लास्टिंग तो उल्टा शब्द हो गया। परमानेंट जानते हैं, इटर्नल माने होता है शाश्वत। शाश्वत। शाश्वत ऐसे लिखते हैं क्या? शाश्वत जैसे भी लिखते होंगे अपना लिख लेना, ठीक है ना। शाश्वत। ट्रांजिटरी माने क्षणिक होता है, इसका भी मतलब क्षणिक होता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एंटोनी ऑफ कैंडिड। कैंडिड माने देखो फ्रैंक होता है। क्या होता है? फ्रैंक आदमी को बड़ा कैंडिड बोलते हैं। जैसे लजा, जैसे कोई आदमी ससुराल गया, मऊगा नियन चुपचाप बैठल है, तो अगर कैंडिड ना बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं? उस तरह का इंट्रोवर्ट होता है आदमी, जो किसी से खुल के बात नहीं कर पाए, ठीक है, अपने मन में रहे, तो उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कैंडिड का उल्टा शब्द बताना है। ये ऑनेस्ट, फ्रैंक और सिंसियर। सिंसियर माने भी तो सिंसियर बढ़िया ही शब्द हो गया, तो उल्टा कैंडिड माने होता है फ्रैंक, अच्छा। तो इसका उल्टा कुछ निगेटिव होगा, तो डिसिप्टिव। जिसमें देखो, जिसमें डी लग जाए, जिसमें सब लग जाए, जिसमें अन लग जाए, जिसमें डिस लग जाए, जिसमें नन लग जाए, ये सब वर्ड निगेटिव मीनिंग देता है। निगेटिव मीनिंग, ये सब से भी आप जुगाड़ लगा सकते हैं। जैसे इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर माने छोटा इंस्पेक्टर हो। सब वर्ट माने नीचे की तरफ डाइवर्ट कर देना होता है, डाइवर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगला है वन वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसा जगह है जहां मुर्दों को पहचान के लिए रखा जाए, उस जगह को क्या बोलते हैं? बताओ। बोलो बोलो। देखो सीमेंट, सीमेंट से, सीमेंट माने हो गया जहां पर ये कब्रगाह इसको बोलते हैं, कब्रगाह। मोर्चुअरी माने होता है मुर्दा घर, मुर्दा घर, मुर्दा ऐसे लिखते हैं। क्रेमेटोरियम माने होता है कब्रिस्त, कब्रगाह नहीं, श्मशान। कैसे लिखेंगे? क्रेमेटोरियम माने जहां, जहां मुर्दा को जलाया जाए, जहां मुर्दा को जलाया जाए, उसको क्रेमेटोरियम बोलते हैं। मौसोलेम माने बोलते हैं जैसे स्मारक, स्मारक, ठीक है। तो मोर्चुअरी माने मुर्दा घर, तो मुर्दा घर माने कि जहां पर जैसे पीएमसीएच कोई भी हॉस्पिटल है, तो वहां पर मुर्दा रखा जाता है ना, कोई मर गया तो उसको बर्फ के, एकदम ठंडा रहता है, बर्फ को बड़े बड़े बक्से में डाल के छोड़ देता है ताकि खराब ना हो बॉडी। तो उसके लिए उसी चीज को मॉर्चुअरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्चुअरी, ठीक है। क्रेमेटोरियम जहां जलाया जाता है, स्मशान घाट। सेमेट्री माने क्या होता है? कब्रगाह, जहां मुस्लिम लोग मुर्दा को दफनाते हैं, उसको बोलते हैं। मौसलेम माने जहां पर वो स्मारक बन जाता है, उसको मौसलेम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है मीनिंग ऑफ इडियम टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ये तो रटना पड़ेगा। इसमें क्या होता है? स्पेड अ स्पेड माने की होता है एकदम दिल खोल के बात करना, हिचकिचाहट तोड़ के बात करना। जैसे ना होता है, एक लड़का लड़की शादी होने वाला है, पहले दिन मिला दिया, तो एगो मुड़ी गाड़ के लड़कियां एने है, लड़का वही अन्य मुड़ी गाड़ के सोच रहा है का बोले का ना बोले। लेकिन कुछ ऐसा बात आ गया, दोनों एकदम भचर भचर करने लगे, एकदम मार के गर्दा उड़ेले हैं पहले दिन बोल के। तो उसी को बोलते हैं टू कॉल अ स्पेड, ठीक है। टू स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। अगला है वन वर्ड फॉर ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड। अभी समझाए थे, जो व्यक्ति खुद के अंदर वो रहता है उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इन माने अंदर, तो इन लगा है ना, इंट्रोवर्ट। अब यही होता नहीं, सेल्फ सेंटर्ड अलग होगी, इगोइस्ट हो जाएगा। अल्ट्रुइस्ट माने अभी समझाए थे परोपकारी।
फिलेंथ्रोपिस्ट माने क्या होता है? मानव प्रेमी, मानव प्रेमी या परोपकारी, दोनों होता है, परोपकारी। इंट्रोवर्ट माने होता है जो मतलब किसी से ज्यादा बात ना करे, अपने ही अंदर रहे। एक्सट्रोवर्ट माने बहुत फ्रैंक होता है, सबसे बात करे। लेकिन ये सेल्फ सेंटर्ड ईगोइस्ट बोलते हैं, पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड ईगोइस्ट, ठीक है ना, खुद के बारे में जो सोचता है उसको ईगोइस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, ना रे बाबू, इंट्रोवर्ट माने ईगोइस्ट, जो दूसरे से जलन करेगा उसको ना ईगोइस्ट बोलेंगे। जैसे ईगो, ईगो माने क्या होता है? जिसको दूसरे से जलन का भावना है उसको ईगोइस्ट बोलेंगे। सेल्फ सेंटर्ड तो जो खुद में खुद से रहे, किसी से जलन वलन है नहीं, तो उसको इंट्रोवर्ट ही बोलेंगे, ठीक तो है, ठीक है। ईगोइस्ट माने होता है जैसे जलने वाला व्यक्ति को ईगोइस्ट बोलते हैं, जो दूसरे से क्या करे, ईर्ष्या थोड़ा करे कि अपने ही बारे में, ठीक है। अगला है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखो रात में भी लैंप जला के कोई पढ़े उस व्यक्ति को, वही क्या बोलते हैं कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। मतलब समझ रहे हो कि कठिन परिश्रम करना इसका मतलब होता है। तो क्या होगा? स्टे, टू गो टू बेड अर्ली, वेस्ट ऑयल, टू स्टे अप लेट वर्किंग, देर तक काम करना हो गया, ठीक है। अगले मुद्दे पे आ जाओ। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर भरोसा रखते हैं। फेट पर फेटलिस्ट होता है, ठीक है। एथिस्ट माने होता है नास्तिक, थीस्ट माने आस्तिक, फेटलिस्ट माने ये वाला, ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी, आशावादी, ठीक है। चलो वो कैफ है, इसको ध्यान में रखना है। टू किक द बकेट। अब एक बार क्या हुआ था कि अमेरिका में सारे लोगों को, जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे, अमेरिका भी गुलाम था, तो अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ रहे थे उनको कैदी को जेल में बंद कर दिया, 100-200 2 साल का सजा सुना दिया। तो उसमें देशभक्त जो लोग थे उसके सामने कुछ अंग्रेज दिख गए, तो अंग्रेज दिख गए, जेल में ही कैदी थे, तो उसको रोज सुबह शाम पकड़ के कूटता था। बेचारा तंग आ गया, अब सोचा कि न जीने देगा न मरने देगा। जेल में कोई उपाय भी नहीं था, तो जेल में जितने भी बाल्टी थे सारे बाल्टी को दीवार पे सीढ़ी बना के इकट्ठा कर लिया और दीवार में एक रस्सी बांध लिया, ऊपर में खिड़की था उसमें रस्सी बांध लिया और एक गर्दन में बांध ली। फिर बाल्टी को ऐसे लात मारा तो बाल्टी खिसक के गिर गया, तो व्यक्ति भी साथ साथ लटक गया, लटक के मर गया। तो इसी से मुहावरा बन गया अमेरिका में, किक द बकेट, माने बाल्टी को लात का मारो और सुसाइड करो। समझ में? ये उस समय आजादी के समय हुआ था। तो जिन लोगों को जेल में दिक्कत आने लगा ऐसा ही कांड करने लगे, तो इसी से एक मुहावरा बन गया किक द बकेट, माने बाल्टी को लात करो और मारो। और भी होता है, जैसे इसके मुहावरे होते हैं, गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट माने मर जाना होता है। फॉल ऑफ द पर्च माने मर जाना होता है। पॉप द क्लॉग्स, पॉप द क्लॉग्स माने मर जाना होता है, ठीक है। बाइट बाइट द डस्ट माने बुरी तरीके से परास्त होना होता है। बाइट द डस्ट माने बुरी तरह से परास्त होना है, मर जाना होता है। तो इन सब का मतलब बेसिकली मर जाना ही होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसका। टू डाई, सबका मतलब क्या होता है? टू डाई, मुहावरा है। अगला है अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते हैं, मतलब राजनीति जो गलती करने वाले लोग होते हैं, उनको जो सजा माफ होता है उसको एमनेस्टी बोला जाता है। क्या बोलता है? एमनेस्टी बोला जाता है। पैरोल माने होता है कोई भी जैसे कुछ दिन के लिए जेल से एग्रीमेंट से बाहर निकलता है, उसको पैरोल बोलते हैं। रिप्राइव माने होता है, पार्डन माने क्षमा कर देना होता है, ठीक है। रिप्राइव का एक बार, रिप्राइव
ये भी किसी तरीके का क्या है, एक क्षमा, वो मतलब क्या उसको बोलते हैं, क्षमा ही है, क्षमादान करके कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। पार्डन माने भी क्षमा ही हो गया। अगला है द मीनिंग ऑफ इडियम टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। जैसे मान के चलो बचपन में हम लोग नहीं करते थे कि एक सेव होता था चाहे कुछ होता था, तो 3-4 भाई बैठे हैं तो आपस में बांट लेते थे, बोलते थोड़ा तू खा ले थोड़ा मैं खा लूं, है ना। तो क्या होता था कि हम लोग का जब चांस आता था थोड़ा ज्यादा काट लिए, और इतना काट लिए कि मुंह भर गया, चबा भी नहीं पा रहे, तो इसी को बोलते हैं बाइट मोर, ज्यादा खा लेना चबाने से। इसका मतलब काम के सेंस में इसको रिलेट करो तो करने से ज्यादा काम ले लेना इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू टेक टू मच, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु हेट्स वुमन, वह व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा, देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो समझो। मीजो माने होता है घृणा, फिलो माने होता है प्रेम, फिलो माने प्रेम, गाइनी माने होता है स्त्री, स्त्री, एंड्री माने होता है पुरुष, लॉजी माने होता है अध्ययन, अध्ययन स्टडी, ठीक है। गैमी माने होता है शादी। तब इससे जितना वर्ड मिला है सब ऐसा ही बनेगा, जैसे बना देगा मीजोगैमी माने शादी से घृणा, मीजोलॉजी माने पढ़ाई से घृणा, मीजो एंड्री MIS ANDRY, मीजो एंड्री माने पुरुष से घृणा। उसी तरीके से फिलोगैमी माने विवाह से प्रेम, फिलोगाइनी माने स्त्री से प्रेम, फिलोलॉजी माने पढ़ाई से प्रेम। तो जहां जहां फिलो लगा देगा वहां वहां समझ में आ रहा है ना, समझ लोगे। जहां जहां फिलो लगा दिया वहां प्रेम हो गया, जहां जहां मीसो लगा दिया वहां घृणा हो गया। तो आप इसको बाद में कभी देख भी सकते हैं। और एक और होता है IST माने पर्सन होता है। IST माने क्या होता है, व्यक्ति, पर्सन। तो आखिरी में सब में अगर IST लगा देगा तो जैसे फिलो है, फिलो है, गाइनी है और IST लगा दिया तो फिलो माने प्रेम, फिलो माने प्रेम, गाइनी माने स्त्री, IST माने पर्सन, माने वह पर्सन जो स्त्री से प्रेम करे उसको फिलोगाइनिस्ट बोलते हैं। तो फिलोगाइनिस्ट माने मीजो माने घृणा, गाइनी माने स्त्री, IST माने पर्सन, तो वह पर्सन जो स्त्री से घृणा करता है। एल्ट्रुइस्ट माने परोपकारी, मिस एंथ्रोप माने बताई है, मिस माने घृणा, एंथ्रोप माने मानव समाज, तो जो मानव समाज से घृणा करता है उसको मिस एंथ्रोप बोलते हैं। तो फिल लगा देगा तो माने जो प्रेम करता है हो जाएगा। ये बात ध्यान रहेगा तो एकदम आराम से याद हो जाएगा। इतने सारे वर्ड अभी अभी के याद हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सन हु हेट्स, जो घृणा करता है तो मीजो वाला आएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस कहने का मतलब क्या होता है, चुप्पी तोड़ना। जैसे मान लो हम दो लोग हैं, रूठ गए हैं आपस में, तुम हमसे बात नहीं कर रहे हो, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग अब सोच रहे हैं कि ना बात करें, पति पत्नी में खूब होता है ऐसा, हस्बैंड वाइफ में, किसी बात को लेकर के दोनों का कर लेगा, एगो इन्हें पीछे एगो उन्हें कर लेगा। तो ब्रेक द साइकिल या ब्रेक द आइस इसी को कहा जाता है, मतलब जब चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू कर देना, टू मेक स्टार्ट इनिशिएट कन्वर्सेशन, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ। अगला है सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। अब देखो अभी समझाए थे, पढ़ाए थे आप सबको, क्या पढ़ाए थे कि 4 प्लस टाइम लग गया,
तो इज सफरिंग ना होगा। उस वाले में वर्ब क्या होता है, हैज बीन, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी, तो हैज बीन सफरिंग हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम फीवर हो जाएगा। यही सेंटेंस को इंप्रूव करना था। समझ में आया? तो ये करवा चुके हैं ऑलरेडी, उसी में से क्वेश्चन आ गया। बहुत बढ़िया, चलो अगले की तरफ बढ़ जाओ। क्वेश्चन है, अब देखो छोटा जगह की बात करें, छोटा प्लेस के पहले एट प्रीपोजिशन लगता है, प्रीपोजिशन लगता है। और जैसे मान लो ये छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसके पहले एट लगेगा, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इन लगेगा। जैसे ही लिव्स डैश कंकड़बाग, डैश पटना, तो एक छोटा है तो एट लगेगा, ये थोड़ा बड़ा है तो इन लगेगा। ही लिव्स एट कंकड़बाग इन पटना। समझ में आया? तो दूसरा होगा कि एकदम छोटा, उससे भी छोटा चले जाओ, ही मस्ट बी डैश होम, वो घर पर ही होगा, तो घर तो एकदम छोटा है तो एट होम होगा। इससे और छोटा रहेगा तो और एट लगेगा। समझ में आया? जैसे आई लिव डैश इंडिया, तो इंडिया के पहले बड़ा है तो इन लगेगा। ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन नहीं होता है, पेज नंबर 50 है, छोटा जगह है तो एट पेज नंबर 50 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? इसको रिलेट करके ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेस पीपल। तो दो वर्ड होता है यहां, समझ लेना। लिटिल, लिटिल से बना है लेस, और एक होता है फ्यू। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले फ्यू, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ये लगेगा। जैसे डैश वाटर, देखो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल लगेगा, चाहे लेस वाटर भी कह सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री ही है। लेकिन अगर कहें कि डैश बॉयज तो लिटिल लेस नहीं लगेगा, फ्यू लगेगा। समझ में? फ्यू बॉयज। ठीक है, तो प्लूरल के पहले क्या लगेगा, फ्यू लगेगा। अनकाउंटेबल के पहले लिटिल लगेगा, चाहे लेस लगेगा, उसी का कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहां पर फ्यूअर होना चाहिए। लेस जो है पीपल काउंटेबल है, तो इसके लिए लिटिल पीपल नहीं, फ्यूअर पीपल होना चाहिए। समझ में आ गया ना? चलो इसको भी ध्यान रख लेना है। दोनों का मतलब ही कुछ होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, कुछ, इसका भी मतलब कुछ ही होता है, लेकिन इसके अलग अलग है। फ्यू माने न के बराबर कुछ हो गया, इतना की कम की न के बराबर। अ फ्यू माने थोड़ा, और द फ्यू माने जो है सो सब। तो अलग अलग डिग्रीज हैं। ठीक है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो वीडियो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ, कौटिल्य जीएस वाले एप्लीकेशन पे, उसको देख लेना। ठीक है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। अगला ही इज, अच्छा देखो एक याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द लगता है। ये बात याद रखना है। अब जैसे होता है बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो इसी को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और हमेशा इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हो गया, तो द बिगेस्ट होना है। ठीक है, द टॉलेस्ट होना है। समझ में आया? तो द ही इज टॉलेस्ट बॉय गलत है, द टॉलेस्ट बॉय हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िया। क्वेश्चन है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग। देखिए कुछ फ्रेज होता है, इसको रट लेना। जैसे अभी बताया था कि कुछ के साथ टू लगता है, लेकिन कुछ ऐसा फ्रेज, एक दो बात समझना। पहला, टू के बाद हमेशा V1 लगेगा,
पहला बात। दूसरा, निम्न फ्रेज में टू के बाद V1 ING लगेगा। जैसे एडिक्टेड टू, प्रोन टू, लुक फॉरवर्ड टू, with a view to, averse to, accustomed to, इन सब के बाद वर्ब ING लगता है। बाकी टू के बाद जनरली V1 लगता है। इसी में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू भी है, जैसे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू के बाद भी क्या लगेगा? ING। बाकी टू के बाद हमेशा क्या लगता है? V1 लगता है। तो इसको याद रखना। तो ये लुक फॉरवर्ड टू है ना, तो ये मीटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये वाला आंसर सही होगा। बाकी टू में V1 लगता है, ये ध्यान रखना है। देखो हर जगह टू में नहीं, इतना ही टू है जितना लिख दिए। इतना टू के बाद अगर वर्ब आएगा तो फोर्थ फॉर्म कर देना है। बाकी टू के बाद आएगा, ये बड़ी अच्छा नियम है, इसे पूछता है क्वेश्चन, तो V1 लगेगा। ठीक है, और इतना टू के बाद V4 लगेगा, ये फिक्स है। अगला आ जाओ, रमेश इज जूनियर देन। तो अभी पढ़ाए थे कि जूनियर के साथ क्या लगता है? देन ना लगता है। जूनियर के साथ क्या लगता है? पढ़ा चुके हैं, याद है? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफेरियर, 7 वर्ड है। एल्डर, प्रायर, प्रेफरेबल, ठीक है ना? इन सब के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा, लिखवा चुके हैं। ये वाला टू के साथ V1 नहीं आता, क्योंकि इसके बाद वर्ब आता ही नहीं, इसके बाद नाउन आता है, तो ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, जब टू के बाद वर्ब आएगा तब की बात है। टू के बाद वर्ब आएगा तो जैसे देखो आई वांट है, तो आई वांट टू गो, चाहे गोइंग होम। आई वांट टू डैश होम। तो यहां पर देखो वांट है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश होम। अब यहां देखो, इसमें वांट के बाद टू आया तो V1 आएगा, गो आएगा, लेकिन इसमें लुक फॉरवर्ड फ्रेज लिखवाए हैं तो इसको इस वाले में गोइंग आ जाए। इसके पहले अभी पढ़ाए, तो जब टू के बाद वर्ब आना होगा तब V1 या V4 लगेगा, लेकिन यहां पर टू के बाद वर्ब आना ही नहीं है, तो टू के बाद नाउन आ रहा है, तो उसमें चिंता नहीं करना है, ये ध्यान रखना था। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? जूनियर टू सुरेश। अगला क्वेश्चन है, ही डिनाइड। ये भी थोड़ा एडवांस वर्ब से है, देखो सोचो क्या हो सकता है। 20-22 क्वेश्चन और रहते हैं, बताओ। देखो कुछ वर्ड होते हैं जिनके बाद V4 आता है, जैसे डिनाइड है, ठीक है, उसके बाद है वर्थ है, कांट हेल्प है, कांट बियर है, ठीक है, स्टॉप है, स्टार्ट है। ये थोड़ा टफ पूछ दिया आप लोगों से। ये वर्ब के बाद याद रखना है कि ING वाला वर्ब आता है, इसके बाद अगर कोई वर्ब लगेगा तो ING वाला वर्ब आएगा। समझ में आया? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया है, एडवांस वर्ब का है। तो डिनाइड के बाद टू हेल्प के बदले हेल्पिंग हो जाएगा। ही डिनाइड हेल्पिंग मी, तो ही डिनाइड हेल्पिंग मी इज द
करेक्ट आंसर। समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट सफिशिएंट। अब वो तो पढ़ा ही चुके हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है भाई उसके लिए वर्ब क्या लगता है? सिंगुलर लगता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो, है कि नहीं है? अब इसमें बताओ क्या गलती है, फटाक से बताइए प्रभु, बोली। इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब हो जाएगा वाज हो जाएगा, वाज नॉट सफिशिएंट। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज पास्ड द एग्जाम। अब अभी समझाया था, देखो नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन, नाइदर दो की बात करता है तो ठीक है, आने वाला नाउन प्लूरल है, दो है, और यहाँ जो वर्ब आएगा ये सिंगुलर आएगा। ये पढ़ा चुके हैं पहले, करवा चुके हैं ना? तो देखो अब चेक करो, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है और दो ही है, और वर्ब भी हैज है, सिंगुलर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। ये सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली। करवाए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में ये सब बता चुके हैं। एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, एक दो बार वीडियो को देखना पड़ेगा, सारा क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो उससे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अब इसमें भी देखो कंजंक्शन का क्वेश्चन है। जैसे कंजंक्शन में क्या होता है, आइदर के साथ क्या लगता है, और लगता है, नाइदर के साथ क्या लगता है, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन में क्या होता है, आइदर और, नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है, नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट ऑल्सो लगता है, वेदर के साथ क्या लगता है, और लगता है, एल्स के साथ क्या लगता है, बट लगता है, बोथ के साथ क्या लगता है, एंड लगता है, बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड लगता है, फ्रॉम के साथ क्या लगता है, तो टू लगता है, हार्डली, हार्डली, स्कर्सली के साथ क्या लगता है, तो वेन लगता है, नो सूनर, अदर, रैदर, या कोई भी कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ क्या लगता है, तो देन लगता है, लेस्ट के साथ क्या लगता है, तो शुड लगता है। ठीक है, तो ये सब कंजंक्शन का है। तो कंजंक्शन में इतना सारा याद रहेगा तो लगभग इसी से क्वेश्चन आएगा, किसी दूसरे चीज से तो आएगा नहीं, है ना? कंजंक्शन से अगर क्वेश्चन आया तो क्या, अभी तो टेंस वर्ब का चर्चा कर ही चुके थे, कंजंक्शन का क्वेश्चन नहीं आया था। तो लेस्ट लगा है, तो लेस्ट के साथ क्या लगता है, शुड लगता है, तो ठीक है तो है भाई, तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो जाएगा। समझ में आया? इतना याद कर लेना है, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। अगला क्या है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग बताना है भाई रिसीव का, बताओ, बताइए प्रभु। मेहनत करना पड़ेगा, पसीना आता है, कहावत है ना, जब पसीना पानी से नहाता है लिबास बदलता है, और जब पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है कि नहीं? मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारना, गिर करो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। आया समझ में? तो हिम्मत रखना पड़ेगा, टेस्ट करता है, कोई भी चीज सफलता आने वाला हो तो आपका जिगरा टेस्ट करेगा, है ना? दंगल दंगल प्यारे दंगल दंगल, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बॉडी बॉडी दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, तो करना पड़ता है बाबू। रिसीव का स्पेलिंग क्या होगा, RECEIVE, रिसीव माने प्राप्त करना होता है।
पाना, ठीक है, RECEIV, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, जो बताएं बहुत बढ़िया सबका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेमिन जेंडर ऑफ नेफ्यू। अब इसमें देखो, जेंडर में क्या होता है, नाउन एंड जेंडर में, नाउन एंड जेंडर में क्या होता है, देखिए, एक होता है मेल, जो उसको बोलते हैं मैस्कुलिन, MASCULINE, दूसरा होता है फेमिनाइन, FEMININE, मैस्कुलिन फेमिनाइन। जैसे फादर हो गया तो इसका मदर होता है, तो ये वाला नहीं आएगा। आता है बेसिकली मॉन्क का पूछेगा, मॉन्क का क्या होता है, नन होता है। विजार्ड का क्या होता है, विच होता है। लॉर्ड का क्या होता है, लेडी होता है। गॉड का क्या होता है, गॉडेस होता है। प्रिंस का क्या होता है, प्रिंसेस होता है। आयर का क्या होता है, आयरस होता है। उत्तराधिकारी इसका मतलब होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है। नारायण नारायण। विडोअर का क्या होता है, विडो होता है। फियोन्स का क्या होता है, फियोन्से होता है, ठीक है। अंकल का क्या होता है, आंट होता है, आंटी नहीं बोलना है। नेफ्यू का क्या होता है, निस होता है। बैचलर का क्या होता है, बैचलर का तो मेड जानते ही हैं। कजिन ब्रदर का कजिन, कजिन ब्रदर होता ही नहीं, ब्रदर का सिस्टर होता है, जानते ही हैं। कजिन कॉमन जेंडर में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा याद रखना है। होस्ट का क्या होता है, होस्टेस होता है। लैड का, लैड वाला पूछता है एक, लैड का क्या होता है, लैस होता है। तो लैड माने क्या होता है, लड़का, तो इसको ध्यान में रखना। लैस माने लड़की, तो नेफ्यू का क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। अगला हो गया, फिल इन द ब्लैंक। ही एग्रीड डैश माई प्रपोजल। एग्री के साथ जैसे ये दो तीन शब्द है, एग्री हो गया, ACCED, असीड हो गया, CONC, कंकर हो गया। डिस एग्री, डिसेंट, ASSENT। इन सब का मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना। इन ये दोनों का मतलब होता है असहमत होना। और इन सब के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। एग्री टू या एग्री विथ भी होता है, लेकिन पर्सन अगर आए तो टू विथ लगेगा। जैसे ही एग्रीड टू माई प्रपोजल। अगर क्वेश्चन होता है कि ही अग्रीड डैश मी, तो विथ लगता, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद पर्सन आया तो पर्सन के पहले लगेगा विथ। थिंग आया तो थिंग के पहले लगेगा टू। ये याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है, लाइफ इज अ ड्रीम। देखो, दो तरह से कंपैरिजन होता है, इसको समझ लो, लिटरेचर का बात है। दो तरह से कंपैरिजन होता है। जैसे बोलते हैं कि किसी को बोलते हैं कि तुम कोयल जैसा गाती हो, किसी लड़की को क्या बोलते हैं, तुम कोयल जैसा गाती हो। तो तुम कोयल नहीं हो, कोयल जैसा गाती हो। तो जब जैसा गाती हो तो उसको बोलते हैं सिमिली। क्या बोलते हैं, सिमिली, ध्यान रखना, ठीक है।
अब जैसे बोलते हैं कि वो बर्फ के जैसा ठंडा है, तो जैसे ही जैसा लगा दिए तो उसको बोलते हैं सिमली। हिंदी में पढ़े होंगे ना, वो क्या उसको बोलते हैं, छंद, पता नहीं क्या होता है। लेकिन हम बोलते हैं कि तुम शेर हो, दो बातें, तुम शेर जैसे, तुम्हारा चाल शेर जैसा है तो सिमली, लेकिन तुम शेर ही हो तो मेटाफर। समझ में आया? सिमली जैसा, मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन। जब किसी का तुलना डायरेक्टली किसी चीज से करते हैं तो मेटाफर बोलते हैं, जब किसी का तुलना इनडायरेक्टली किसी से करते हैं तो उसको सिमली बोलते हैं। समझ में आया? है ना? तो लाइफ इज अ ड्रीम, तो ये क्या है? मेटाफर है। अगर क्वेश्चन होता लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो ये क्या होता? सिमली होता। समझ में आया? यू लुक लाइक अ टाइगर, तो ये सिमली है। यू आर टाइगर, ये मेटाफर है। ये याद रखना, ठीक है? पर्सोनिफिकेशन माने होता है मानवीकरण, मानवीकरण। हाइपरबोला माने होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कह देना, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है। अगला है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्वेल। क्वेल कहने का मतलब क्या होता है, किसी को बताइए? बड़ी देर से बोल रहे हैं, थोड़ा आप बताइए। प्रोवोक माने जानते हैं? प्रोवोक माने उकसाना होता है। सरपास माने किसी को दबा देना होता है। एजिटेट माने भी हिलाना, उकसाना होता है। इनकरेज माने उत्साहित करना होता है। तो जाहिर सी बात है क्वेल माने क्या होगा? जब इसका भी मतलब उकसाना, इसका मतलब ही उकसाना, तो सेम सेम वाले मीनिंग वाले तो होंगे नहीं, तो जो निगे उसका उल्टा शब्द वाला होगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्वेल का मतलब क्या होता है? सरपास, किसी को नीचे दबा देना, बस में कर लेना, ठीक है? तो याद रखिएगा, प्रोवोक माने उकसाना, उकसाना। एजिटेट माने भी क्या होता है? उकसाना ही कह सकते हैं। इनकरेज माने उत्साहित करना, उत्साहित करना। बात दोनों तीनों सेम ही है लगभग। सरपास माने दबाना, क्या? दबाव देना, ठीक है? दबाव देना, किसी को बस में कर लेना, ठीक है? उल्टा शब्द। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ अ स्टार? स्टार के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? अभी समझाए थे कलेक्टिव नाउन वाला, हर्ड वाला में। गैलेक्सी, क्लस्टर, स्वार्म, स्वार्म फ्लाइज, ग्रुप ऑफ फ्लाई, कॉन्स्टलेशन बताए थे, याद आया? ये सब बताया हुआ है, आई दोबारा एक्सप्लेन करने का जरूरत भी नहीं है। अगला है चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन देखो, कोई सेंटेंस लिखते हैं तो एक कॉमा जाएगा। जैसे मान लो ये सेंटेंस लिखे ही सेड, तो यहाँ कॉमा लेंगे, और जो बात कहा जा रहा है वो इन्वर्टेड कॉमा में होगा, तब ना फुल स्टॉप चाहे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ऐसा जो रहेगा वो आंसर चूज करना है। तो ही सेड कॉमा किस में है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इसी में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आइए। द कमिटी डैश इनटू, अब इसको समझाते हैं। देखिए, कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन, अगर एक मत हो तो इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर होगा। अगर डिवाइडेड हो, ये शब्द ही लिखा रहेगा डिवाइडेड, तो इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे। कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक संज्ञा होता है, समझ में आया? जैसे द क्लास डैश यूनाइटेड, द क्लास डैश डिवाइडेड,
over this topic, over this topic। ए में कह दें was और बी में कह दें were, तो क्या लगाओगे भाई? सीधा सा हिसाब है। यहां पर यूनाइटेड है तो बताइए क्या लगाइएगा, फटाक से बताइए। यूनाइटेड है तो सिंगुलर वर्ब और डिवाइडेड है तो प्लूरल वर्ब, वर लग जाएगा, बात खत्म हो गया। तो यही चीज है। अब पेन चेंज कर लेते हैं। कमिटी क्या है? डिवाइडेड है तो वर्ब प्लूरल लग जाएगा, वर लग जाएगा। समझ में आ गया? ये भी हो गया क्लियर। जो नाउन से रहता था, बहुत सारा बात बता दिया नाउन से। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई। बाई माने दो होता है। बाई माने क्या होता है? दो। जैसे देखिए, यूनी माने एक, बाई चाहे डाई माने दो, ट्राई माने तीन, टेट्रा चाहे क्वाड माने चार, पेंट माने पांच, है ना। हेक्सागोन, हेक्स माने 6, HEX हेक्स माने 6, सेप्ट माने 7, ओक्ट माने 8, ऐसे करके। तो बाइफरकेट, बाइफरकेट माने दो भाग में बांटना हो गया। समझ में आया? मीनिंग ऑफ बाइफरकेट माने क्या हो गया? डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। तो ये याद रखना, इनसे अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वाड बोल दे, टेट्रा बोल दे, ट्राई बोल दे, ट्राइएंगुलर होता है ना। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनी। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट माने होता है किसी चीज को शांत करना, ठीक करना। एमेलियोरेट माने क्या होता है? किसी चीज को सुधारना, ठीक करना, शांत करना। जैसे बड़े गुस्से में है तो उसको पेसिफाई करेंगे, एमेलियोरेट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंप्रूव। इंप्रूव तो इसी का मीनिंग हो गया, इनहेंस भी इसी का मीनिंग हो गया, रिलीव भी इसी का। दो तीनों सेम ही है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो जो उल्टा खराब करना हो गया, इसका मतलब खराब करना। एमेलियोरेट माने तो शांत करना होता है, ठीक करना होता है। जैसे बहुत गुस्साए हैं तो आपको हम एमेलियोरेट करेंगे, अरे ना बाबू ऐसा ना कर रहे। समझ में आया? आग में घी डालना, उसका उल्टा शब्द हो गया, तो क्या हो जाएगा? वर्षण करना, खराब करना हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला है व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फ्लाई। तो फ्लाई का जैसे ये तो आपको वर्ब का, जैसे V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। V2 को बोलते हैं, अब इसी को क्या बोलेंगे? V1 बोलते हैं, V2 बोलते हैं, V3 बोलते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल माने V4 होता है। तो जैसे ईट, एट, ईटेन हो गया, पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? ईटेन हो गया। तो उसी तरीके से फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन हो जाएगा। और एक होता है फ्लो का, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड हो जाएगा। इसका मतलब बहना होता है। तो फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन पास्ट पार्टिसिपल पूछ रहा है, तो इसका मतलब V3 पूछ रहा है, तो फ्लोन इज द करेक्ट आंसर। फ्ल्यू नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? जो समझा रहे हैं सब समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? अति उत्तम। नारायण नारायण। अगला क्वेश्चन है, लगातार लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दिस इज द हाउस डैश आई वॉज बोर्न। अब यही वो घर है जहां मेरा जन्म हुआ था। तो यहाँ जहां का अंग्रेजी क्या होता है? वेयर होता है। वेयर माने कहां या जहां। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेयर आई वॉज बोर्न। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है सेंटेंस एरर पैरेलल स्ट्रक्चर, जो तो जिसमें क्या है पैरेलल स्ट्रक्चर दिया है तो इसमें एरर ढूंढना है। तो देखिए एक नियम होता है लिखने का, अगर वर्ब में यहाँ V1, अगर सेंटेंस है सेंटेंस 1, किसी सेंटेंस में आप V1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब जगह V1 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 ही चलना चाहिए, इसी को पैरेलल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेंटेंस 2, अगर किसी में V2 है तो सब में V2 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 चले। अगर सेंटेंस 3, अगर किसी में V3 है तो सब में V3 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 चले। सेंटेंस 4, अगर किसी में V4 है तो सब में V4 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 V4, तो तभी तो पैरेलल कहेगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर चले। समझ में आ रहा है? पैरेलल का मतलब समानांतर चले। तो पैरेलल स्ट्रक्चर पहचानने के बोल रहे जो कि जिसमें गलती है, एरर पैरेलल स्ट्रक्चर में। तो इसमें देखिए लव्स V5 है, फिर यहाँ सॉरी इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। टू सिंग है, टू डांस है, V1 है, V1 है, सब V1 V1 V1। इंजॉय ये V4 है और ये V1 आ गया, टू प्ले। ये V2 है और ये भी V2 है, तो ये ठीक है। ये भी V2 है, तो सब V2 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 है। आर स्विमिंग एंड ये V4 है, तो ये V4 है। इसका मतलब क्या है? इसमें सब सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें क्या है V4 और V1 आ गया, तो यही वाला गलत है। पैरेलल स्ट्रक्चर में गलती इसको बोलते हैं। आ गया समझ में? चलिए अगला है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। देखिए कोई भी अवसर, क्या ओकेजन, ओकेजन माने क्या होता है? अवसर। तो किसी भी अवसर के पहले ऑन लगता है, और किसके किसके पहले ऑन लगता है? डे डेट, ठीक है, ओकेजन के पहले, इसको मिटा दीजिए, कह लेते हैं डे डेट ओकेजन के पहले ऑन लगता है। सीधा क्या? डे डेट ओकेजन माने अवसर के पहले ऑन लगेगा, ठीक है। जैसे ऑन मंडे हो गया, है ना, ऑन 1 जनवरी हो गया, है ना। जैसे ऑन योर बर्थडे हो गया। इन सब अवसर की बात करेंगे तो ऑन लगेगा। तो किसी का सक्सेस पाना भी एक अवसर ही तो है, तो इसके पहले ऑन माई सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन करेक्ट है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ लॉन्ग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है? जैसे देखिए, जैसे एडजेक्टिव है, इससे बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव है तो इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। जैसे है पुअर, पुअर से पॉवर्टी, गरीब से गरीबी, रीच से रिचनेस, अमीर से अमीरी, ऑनेस्ट से ईमानदार से ईमानदारी, बेईमान से बेईमानी, ब्लाइंड से ब्लाइंडनेस, लॉन्ग से लेंथ होता है, लेंथ हो गया। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा? लॉन्गनेस नहीं, लेंथ हो जाता है। अलग अलग नियम है। वाइड से विड्थ होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? चूज द वर्ड विच मीन्स ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल। किसी व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग डिजायर जो ट्रेवल करने को होता है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, वोकैबुलरी है। तो इसके लिए हम जो एपैथी माने तो क्या होता है? सिंपैथी का उल्टा है एपैथी। सिंपैथी है किसी को तो एपैथी माने कि घृणा टाइप का होता है। लेथार्जी माने आलसी होता है, जानते ही हैं, आलसी। नॉस्टैल्जिया माने किसी चीज का वो, जैसे उसको नॉस्टैल्जिया है, मतलब शक करने का जो वो होता है, किसी चीज का सनकपन होता है, उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। तो वांडर लस्ट माने ट्रैवल करने का, जिसको इच्छा हो तो उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए
अगला है आइडेंटिफाई द सेंटेंस, पैसिव वॉइस। तो अभी बताए थे पैसिव वॉइस, ये वर्ब को हिसाब के देख के बनाना है। पहले यूट्यूब पे पढ़ा रखा है कौटिल्य जीएस वाले पे। और क्या है, अभी भी समझाया था कि V2 है, अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो इधर थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब का, और इधर बी का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो बी का सेकंड फॉर्म वॉज होता है, और इधर किक्ड हो जाएगा। तो जिस सेंटेंस में वॉज किक्ड रहेगा वही आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट हम पढ़ाए हुए हैं, वॉज किक्ड बाय द बॉय, द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ये पढ़ाया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा उसमें वीडियो में, मजा आ जाएगा आपको। अगला है चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ द कंपैरिजन, इंडिया इज डैश देन। करेक्ट डिग्री पूछ रहा है, तो दो लोग के बीच में तुलना होता है तो आपको पता कंपैरेटिव डिग्री लगता है ना? तो क्या होता है, बेटर हो जाएगा। इंडिया इज बेटर देन एनी अदर कंट्री इन क्रिकेट। दो लोग के बीच तुलना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री लगता है, तो आप लोग जानते ही हैं, है ना? समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अगला है और आखिरी क्वेश्चन शायद है, इसके बाद भी है क्या? अच्छा, इसके बाद भी है एक, ये तो बता ही दिए। क्या है, फिल इन द ब्लैंक, ही इंसिस्टेड ऑन। तो इन कुछ वर्ड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, जैसे कुछ है इंसिस्ट है, इंसिस्ट है, डिपेंड है, के एंड डबल ई, नी, बेंट है, इन सब के साथ ऑन प्रीपोजिशन ही लगता है। इंसिस्ट माने जोर देना, जोर देना किसी बात पे, डिपेंड माने आश्रित होना, नी माने झुकना, बेंट माने भी झुकना होता है। तो प्रीपोजिशन इसके साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये थोड़े बहुत बातें हैं, मैक्सिमम चांस यही रखिएगा कि जो ग्रामर के रूल्स अभी समझाएं उसमें से खूब क्वेश्चन रहेगा, फंसेगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और ये वर्ड्स भी देख लीजिएगा, क्या पता चूंकि प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्या पता सारे प्रीवियस ईयर के हैं रिपीट कर दे, सारे प्रीवियस ईयर के हैं तो रिपीट कर देगा तो मजा ही आ जाएगा, और रिपीटेशन करता ही करता है। अब इंसिस्ट पूछ दिया, अगला बार डिपेंड पूछ दे तो डिपेंड के साथ भी ऑन ही लगता है, याद रखना है। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूबिक्यूअस। चलिए बताइए, यूबिक्यूअस का मतलब क्या होता है? आखिरी वर्ड है, इसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, जो हर जगह विद्यमान रहे उसको यूबिक्यूअस बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर। स्कैर्स माने छिछला होता है, यूनिक माने यूनिक होता है, रेयर माने जो कम पाया जाए। तो यूबिक्यूअस इज मतलब हर जगह विद्यमान होना। तो इतने ही क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय हर्ष आनंद। ठीक है, मेरा नाम हर्ष आनंद है, मैं आपको आखिरी में बता पा रहा हूं, याद ही नहीं था पढ़ाने के सुर में, तो कोई बात नहीं है, नाम में क्या रखा है, ज्ञान की जरूरत है। और बाकी आप गुरुदेव के शरण में हैं, हमारे बड़े भाई कह लीजिए प्रदीप सर, बड़े भाई मार्गदर्शक कह लीजिए, गुरुदेव कह लीजिए, और साथ साथ जो आपके साथ सभी शिक्षक गण जुड़े हैं, बहुत अनुभवी महान, उन शिक्षकों को भी नमन वंदन, क्योंकि गुरु के कृपा से ही कुछ प्राप्त होता है। तो सबको नमन करना है, वंदन करना है। जैसे मैथ्स में उदय सर हैं, रीजनिंग में समरेश सर हैं, बाकी जीके जीएस में प्रवीण सर हैं, और महामहिम हमारे गुरुदेव जो सबका ढाल हैं, समझ लीजिए, उन्हीं के छत्र छाया में हम लोग फूले फले हैं। सब भगवान करे कौटिल्य परिवार, कौटिल्य जीएस फले फूले, और सबका सिलेक्शन हो, जो भी बच्चे जुड़े हैं उन सबका सिलेक्शन हो। इसके लिए मैं नारायण से, राधा रानी से प्रार्थना करता हूं और ढेरों आशीर्वाद देता हूं कि आप सब सफल रहें, सक्सेसफुल रहें, जल्दी से जल्दी पुलिस बने, और ये छोटा सा जो हमारा प्रयास है वो ज्यादा से ज्यादा आपका काम आए, आपके सफलता में। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।